हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, रेलवे के द्वारा 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर्स साइंस का पेपर को हम कवर कर लेंगे। और आपको हम बता दें कि बहुत रेलवे के द्वारा जो है आपको बताया गया है, क्या रिसेंट न्यूज बताते हैं हम आपको कि रेलवे के द्वारा जो है ग्रुप डी में 1.8 लाख 1.8 करोड़, सॉरी लाख नहीं, 1.8 करोड़ जो है फॉर्म फिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 32,000 पोस्ट के लिए 1.8 करोड़ फॉर्म जब फिल हुआ है तो कितना टफ कंपटीशन होने वाला है। और आपको अगर साइंस की वेटेज की बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही मस्ट होता है, उसमें साइंस बहुत ही वास्ट तरीके से साइंस को पोर्शन पूछा जाता है। तो आप जो है अगर ये सभी पेपर को कवर करके रख रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा कि कोलाइड बिलियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोलाइड बिलियन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कोलाइड कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता है, कोलाइड बिलियन के अवयव परिक्षेप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम है। कोलाइड बिलियन के कण इसमें गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कि कोलाइड बिलियन एक समांगी मिश्रण है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो देखिए कोलाइड के कण बहुत छोटे नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोलाइड के कण जो होते हैं छोटे छोटे आकार के होते हैं। इवन आप अगर इसकी बात करते हैं तो 10⁻⁹ मीटर तक के साइज में आपका जो कोलाइड बिलियन के कण मिल सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी को देखेंगे कि कोलाइड बिलियन के अवयव परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम में होते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। कोलाइड घोल एक प्रकार के मिश्रण है। देखिए कोलाइड घोल जो होता है आपका एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें अघुलनशील घटक किसी अन्य घटक में सूक्ष्म पैमाने पर निलंबित होते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे कि कोलाइड बिलियन के कण इसमें गुजर रहे प्रकाश की किरणों को फैलाती नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोलाइड के बिलियन के कण जो होते हैं प्रकाश के जो होता है आपका फैला देता है। और ये एक प्रकार का जो है समांगी मिश्रण है। तो समांगी नहीं, एक प्रकार कौन सा मिश्रण है? तो विसमांगी मिश्रण है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कि ऑक्सीजन अणु एक, देखिए ऑक्सीजन का अणु जो होता है आपका कितना होता है? तो ऑक्सीजन के अणु में जो होता है आपका 2 परमाणु होता है। तो देखिए ऑक्सीजन अणु एक O2 दो परमाणुकता से मिलकर के बना होता है। तो एकल प्रमुखता नहीं होता है, चतुष्क नहीं होता है, त्रि नहीं होता है, तो द्विप्रमुखता से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस के भौतिक गुण को देखेंगे तो देखिए यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है। ऑक्सीजन गैस जो होता है आपका एक रंगहीन गैस होता है, रंगीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन भी होता है। आपका ऑक्सीजन गैस जो होता है रंगीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। अगर ऑक्सीजन को हम कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम कंप्रेस करते हैं तो हमारा कौन सा बनेगा? O2 जो है आपका लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और यहाँ पे कलर भी चेंज होता है। तो कलर कैसा हो जाता है? तो कलर आपका जो है ब्लू कलर का हो जाता है। कौन सा कलर? तो ब्लू कलर का हो जाता है। एक क्वेश्चन जो है आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन हवा में थोड़ा भारी होता है। तो ऑक्सीजन जो है तो हवा में थोड़ा सा भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से देखिए अगर मानते हैं ऑक्सीजन जो है हवा से भारी होता है तो देखिए भारी गैस जो होता है वायुमंडल के नीचे बैठता है और हल्का गैस जो होता है ऊपर चला जाता है। जैसे कि O2 देखते हैं, O2 जो होता है आपका नीचे बैठता है, CO2 धुआं वगैरह होता है, देखिए आप ऊपर चला जाता है। तो हल्की गैस जो होता है आपका ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण किया गया है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है इसमें कि एक समान वृत्तीय गति का वर्णन करने के लिए बात बोला है। तो देखिए अगर सीधी सड़क पर एक कार चल रहा है तो सीधी सड़क पे अगर एक कार जो है यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रही है तो एक वृत्तीय गति होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ बंदर, मतलब कि एक पेड़ यहाँ पे है, एक पेड़ यहाँ पे, अगर एक
दोनों के बीच में अगर बंदर कूद रहा है तो ये भी जो है आपका वृत्तीय गति नहीं होगा, तो इसको भी काट दीजिए। आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें, तो देखिए आसमान से बारिश की बूंदें जो होती है आपका इस तरह से गिरती रहती है, तो ये भी जो है आपका वृत्तीय फॉर्म नहीं होगा, तो ये भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका घड़ी के सुई की गति। तो घड़ी के सुई आपका किस तरह से, घड़ी के सुई यहाँ होता है और इस तरह से देखते होंगे तो एक जो होता है आपका सर्कुलर मोशन की तरह आती है, तो आपका वृत्तीय गति यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। घड़ी की सुई की गति जो होता है वृत्तीय गति होता है। और वृत्तीय गति के हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार गति में घूमना होता है, आपका वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाता है। उसके बाद एक निश्चित केंद्र से जुड़ी पंखे के ब्लेड, जैसे कि पंखा के ब्लेड लगा होता है, आप इसको गर्मी के मौसम में देखते होंगे, पंखे देखते होंगे कि आपके घर में होगा, तो पंखे की गति भी जो होता है आपका सर्कुलर मोशन के आता है। उसके घड़ी की सेकेंड, मिनट और घंटे वाली सुई जो होता है आपका सर्कुलर मोशन देता है। उसके बाद एक गेंद को एक तार से बांध करके, जैसे कि यहाँ पे देखे होंगे एक गेंद, गोल गेंद है, अगर यहाँ पे हम किसी टाइड से बांध देते हैं तो अगर इसको घुमाएंगे तो एक वृत्तीय गति का फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार गति में घूमना होता है, तो देखिए पृथ्वी के जो होता है चारों ओर चंद्रमा जो होती है घूमते रहती है, तो वृत्ताकार फॉर्म में घूमती है, तो ये भी सर्कुलर मोशन का उदाहरण हो सकता है, होता है। और देखिए वृत्ताकार ट्रैक पर अगर धावक दौड़ रहा है तो ये भी जो हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे हो जाएगा, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू फार्मूला होता है F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r² होता है। ठीक है, अब क्या बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल हो गया और गुणनफल के जो होता है समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो r² बीच के दूरी के वर्ग के जो होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बहुत कमज़ोर बल होता है। यह जो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षी प्रकृति का होता है, बहुत ही कमज़ोर बल होता है, प्रकृति का सबसे कमज़ोर बल होता है। और प्रकृति का सबसे मजबूत बल के बारे में बात करते हैं तो आपका नाभिकीय बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या बोलना चाह रहा है कि सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम एक बनाएंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले बनाएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसका हम अभिक्रियाशीलता हम उसको बढ़ते क्रम में देखते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम हो जाएगा, सोडियम के बाद आपका कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम के बाद आप देखते हैं इसको 3 के फॉर्म में लिखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आ जाएगा आपका जिंक। ठीक है, जिंक आ गया तो जिंक के बाद देखेंगे आपको कौन सा हो जाता है, तो Fe लोहा हो जाता है। लोहा के बाद आपका टीन आ जाता है, एसएन आ जाता है। एसएन के बाद आप देखेंगे Pb आ जाता है, Pb आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कवर करेंगे Pb आ गया, उसके बाद Cu आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। उसके बाद आपका Hg आ जाएगा, Hg मतलब कि पारा होता है। और आपका Ag हो जाएगा आपका सिल्वर हो जाएगा। Au जो हो जाएगा आपका चांदी हो जाएगा। Au यहाँ पे हो गया। अब हम अभिक्रियाशील का बढ़ते क्रम में देख लिए तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, तो पोटेशियम जो होता है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और सोना जो होता है सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। अब इसमें क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो देखिए आयरन से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो आयरन यहाँ पे कहाँ गया, तो देखिए आयरन Fe कहाँ दिया गया है, Fe जो हो जाएगा आपका यहाँ दिया गया है, Fe जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सोडियम होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए पोटेशियम होगा तो पोटेशियम भी हो जाएगा। आयरन से अधिक अभिक्रियाशील पूछा गया है तो देखिए आयरन से सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए आयरन से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन
किससे अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि सक्रियता सेरीन के अनुसार आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कि किससे पूछा गया है। तो देखिए कॉपर से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu जो हो जाएगा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। पोटेशियम कैल्शियम सोडियम जो होता है अब आयरन से भी अधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन आयरन जो हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि Fe पहले आ रहा है, Cu जो होता है यहाँ पे बाद में आ रहा है। Fe से सबसे पहले अभिक्रिया, Fe के बाद जो हो रहा है कॉपर आया, तो कॉपर से सबसे पहले अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, Fe हो जाएगा। Fe हो जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए नहीं पूछना है, तो H2O जो है, H2O देखिए H2O जो है यहाँ पे, H2O जो है अगर O2 से, सॉरी H2 यहाँ पे है, H2 है, अगर O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना, तो देखिए प्राकृतिक गैस का जलना भी जो हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विक लाइम बोला जाता है इसको। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल से अभिक्रिया कराते हैं हम, तो हमको क्या मिलता है, तो बुझा हुआ चूना Ca क्या मिलता है हमें यहाँ पे, CaOH ट्वाइस मिलता है। क्या मिलता है, अगर हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम प्राप्त करते हैं। तो ये भी जो हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए दो अवकारक, कोई अवकारक जो होता है एक यौगिक का निर्माण करता है, तो आपका संयोज होकर के एक यौगिक का निर्माण करता है, आपका संयोजन अभिक्रिया कहला जाएगा। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर होता है। तो देखिए ये जो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड वाला जो है आपका जो है संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि दिए गए एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अगर बनाते हैं हम गोलीय दर्पण को कवर करते हैं, तो देखिए गोलीय दर्पण हो गया यहाँ पे, और क्या बोल रहा है यहाँ पे हो जाएगा F और यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका P। अब आगे कवर करते हैं कि दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अवतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, R बराबर 2F हो जाता है, जो कि आपका निगेटिव में लिया जाता है अवतल दर्पण में। वही अगर बात करते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण में देखेंगे फोकस दूरी जो होता है आपका ऋणात्मक होता है। इसका फार्मूला देखेंगे, दर्पण फार्मूला 1/v + 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। वही अगर लेंस के फार्मूला देखेंगे तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एपिथेलियम ऊतक की एक विशेषता नहीं है। तो ठीक है, इसमें कोई अंतरा कोशिका स्थान नहीं होता है। इसमें बाहर रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों में अलग किया जाता है। यह एक दूसरे से सटे होते हैं। यह शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकते हैं। तो देखिए कौन सा बोला गया है, एपिथेलियम ऊतक की एक विशेषता नहीं है। तो एपिथेलियम ऊतक की एक विशेषता कौन सी नहीं है, तो एपिथेलियम ऊतक की इसमें बाहर रेशेदार आधार वाली झिल्ली जो होता है नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है बाहर रेशेदार झिल्ली द्वारा नीचे रहने वाले ऊतकों में अलग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है कि पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाले कुंडली को क्या बनाया जा सकता है। तो देखिए क्या बोला गया है, एक अगर हम यहाँ पे तांबे के एक क्या बोला गया है कि बेलनाकार आकृति वाले हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, बेलनाकार आकृति वाले हम ले लिए, और यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है इस तरह से जो है तार लपेटा गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोनोलाइड बोला जाता है, जिसका हिंदी नाम जो होता है परिनालिका होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होता है यहाँ पे सही हो जाएगा। परिनालिका का यूज कहाँ पे, सोलेनाइड का यूज कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो देखिए प्रेरकों, वल्वों और एंटीनों में विद्युत के लिए स्विच के रूप में कर सकते हैं। लॉकिंग प्रक्रिया में विद्युत चुंबक में करते हैं। कार स्टार्टर या ईंधन इंजेक्टर में जो है सोलेनाइड का यूज किया जाता है। स्वचालित स्प्रिंकल प्रणाली, इंक जेट प्रिंटिंग और
चिकित्सा प्रणालियों में जो है आपका इसका यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड है, बस इसको हम कवर करने वाले हैं कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने 2024 के स्टेटस ऑफ द राइनो रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन में गैंडों की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से प्रभावित किया गया है। तो गैंडों की कौन सी प्रजाति जो है गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, तो आपका काला गेंडा जो हो जाएगा आपका प्रभावित हुआ है। और एक सींग वाला गेंडा जो है आपका कहाँ में मिलेगा, तो काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क कहाँ में है, असम में जो आपका एक सींग वाला गेंडा मिलेगा। और जो आपको बता दें कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन जो होता है किसके लिए काम करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन विश्व भर में गैंडों के प्रजातियों को अस्तित्व के लिए जो होता है समर्पित होता है। विश्व गैंडा दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में रेलवे का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इवन ग्रुप डी का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, या रेलवे के किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपको जरूर देखने को मिलता है। तो आइए इसको कवर करते हैं कि लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका ए दिया गया है, एक चालक का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे क्या, किसका अनुक्रमानुपाती पूछा गया है, तो प्रतिरोध का जो है अनुक्रमानुपाती पूछा गया है। तो देखिए, जब प्रतिरोध का फॉर्मूला एक होता है R = ρ/L/A, ठीक है, ये फार्मूला हम लिख लिए यहाँ पे। तो प्रतिरोध यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध जो हो जाएगा L/A का जो है यहाँ पे कौन सा अनुक्रमानुपाती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की पहली मानव उपस्थिति का नेतृत्व करता है, तो ये जो है आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा 12 का ए हो जाएगा, एक्सियम 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 13 नंबर क्वेश्चन कि विभिन्न कोशिकांग जैसे कि सूत्रकणिका किसको हम बोलते हैं, तो सूत्रकणिका हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। राइबोसोम हो जाएगा, आदि मिल करके जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ये सभी मिल करके मूलभूत इकाई का निर्माण करता है, ये सभी को हम क्या बोलते हैं, तो कोशिका बोलते हैं। सूत्रकणिका जो होता है, सूत्रकणिका को क्या बोलते हैं, तो पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं। राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इस इकाई को क्या बोलेंगे हम, तो कोशिका बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है। तो देखिए, कोशिकाओं की रसधानियों में जमा करने की बात बोला गया है कि कौन सी जो होता है जमा नहीं होता है। तो सबसे पहले देखेंगे, खनिज लवण जो होता है आपका कोशिकाओं के रसधानी में जमा होता है, प्रोटीन भी जमा होता है, अमीनो अम्ल भी जमा होता है। बट शर्करा जो होता है कोशिकाओं के रसधानियों में जो होता है शर्करा जमा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। तो परागन की प्रक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक जो होता है स्थानांतरण किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि पराग कणों की प्रक्रिया में जो होता है परागकण, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं तो ये जो हो जाएगा आपका अंडाशय, ये अंडाशय हो जाता है, ये जो होता है आपका वर्तिका हो जाएगा, उस वर्तिकाग हो जाता है, ऊपर पुंकेसर लगा रहता है। तो देखिए, ये बोल रहा है कि अगर बोला गया है कि परागकण, यहाँ जो परागकण होता है, परागकण जो होता है वर्तिका तक पहुँचता है, तो किससे वर्तिका तक स्थानांतरण किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परागन की प्रक्रिया बोला जाती है। तो ये जो होता है सही हो जाएगा। परागकणों का अनुकरण होता है, गलत हो जाएगा। परागकण फूलों कीटों की आना होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। परागन बीजांड में परिनालिका की वृद्धि होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम कवर करते हैं। तो देखिए, परागकण फूलों वाले पौधे, परागकण जो होता है फूलों वाले पौधे जिसे हम जिम्नोस्पर्म के प्रजनन चक्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें फूल के नर भाग जैसे कि परागकोश से मादा तक का पराग का स्थानांतरण शामिल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो देखिए, परागकण की मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि एक होता है स्वपरागन, एक होता है आपका परपरागन। तो स्वपरागन किसको कहते हैं, तो देखिए, स्वपरागन तब होता है जब जो होता है परागकोश से
पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के फूल से फूल में स्थानांतरित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। एक होता है क्रॉस परागन, जो कि आपका दूसरे पौधे के क्रॉस परागन तब होता है जब पराग एक पौधे के पराग कोश से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्रॉस परागन बोलते हैं। आगे देखते हैं परागन के विभिन्न एजेंट के देखेंगे तो कौन कौन से एजेंट होते हैं, जैसे कि वायु परागन देखेंगे तो वायु परागन को हम क्या बोलते हैं, तो एनेमोफिली जो होता है वायु परागन हो जाता है आपका। जल परागन को हम क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोफिली होता है, जल परागन को बोला जाता है। पक्षी परागन को क्या बोला जाता है, तो ऑर्निथोफैली जो होता है आपका पक्षी परागन को बोला जाता है। चमगादड़ के परागन को क्या बोलते हैं, तो चमगादड़ के परागन को चिरोपेटोरोफिली बोला जाता है, चमगादड़ के परागन को। उसके बाद स्तनपायी परागन होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो थेरियोफिली जो होता है आपका स्तनपायी परागन बोला जाता है। तो परागन से ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है। तो देखिए निम्नलिखित में से पीएच मान सबसे कम बोला गया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है आपका बेसिक नेचर का होता है, तो देखिए ये एसिडिक नहीं हो गया। आगे देखते हैं कि रुधिर का पीएच मान कितना है, तो 7.4 होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नींबू के पानी, अगर सिर्फ नींबू के बोलता है तो 2.3 होता है, बट नींबू के पानी बोल दिया, तो नींबू के पानी बोल दिया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जठर रस है। तो जठर रस का परागन रेट जो होता है आपका 1.5 से लेकर के 3.5 होता है आपका जठर रस का परागन प्रणाली पे। जठर रस का जो होता है आपका पीएच वैल्यू जो होता है आपका कितना होता है, 1.5 से 3.5 तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, W बराबर FS cos थीटा जो होता है इसका फार्मूला होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए cos थीटा को हम काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इसीलिए काटते हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया तो cos थीटा को हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन का बल 10 दिया गया है और विस्थापन जो है आपके यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 20 जूल जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि मलेरिया परजीवी जो होता है किस प्रकार के अलैंगिक जनन दर्शाता है। तो मलेरिया परजीवी जो है आपका क्या होता है, तो मलेरिया परजीवी एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो आपका बहुविखंडन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिआबंध गुण धर्म वाले होते हैं। तो त्रिआबंध बोला गया है, तो देखिए O2 जो होता है 2 होता है, नाइट्रोजन जो होता है आपका नाइट्रोजन के बीच में जो होता है आपका 3 आबंध होते हैं। तो N2 जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या 7 होती है। यह वर्ग 15 एवं आवर्त 2 का तत्व होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p3 हो जाता है। नाइट्रोजन जो होता है आपका p ब्लॉक का तत्व होता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वायुमंडल में कितना प्रतिशत होता है, तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वायुमंडल में 78% पाई जाती है। इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है। और आपको बता दें अगर आप इसे हल्का में ले रहे हैं तो हल्का में ना ले, क्योंकि जो है आपका ग्रुप डी में बहुत बड़ा टफ चैलेंज है, क्योंकि 1.8 करोड़ फॉर्म जो है ग्रुप डी में फिल हुए हैं। तो आपको जो है वहाँ पे ग्रुप डी में साइंस का वेटेज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपको साइंस से वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर साइंस को आप कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप बना सकते हैं। और रेलवे का ट्रेंड जो होता है मैक्सिमम पी वाई से ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आप ये सभी को रेगुलर देखिए। और आज का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।